हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू शाखा। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। देखिए, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शो किए जाते हैं और जिस आधार पे हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। मतलब ये हो कि हम कैसे पहचान सकते हैं कोई भी चीज जो है लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा कुछ कैरेक्टर शो किया जाता है जिसके द्वारा हम बता सकते हैं हाँ ये लिविंग है। जैसे कि देखो क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये समय के साथ ग्रोथ शो करते हैं। धीरे धीरे जो है एक बच्चा छोटा सा धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो समय के साथ जो हमें ग्रोथ देखने को मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि एनिमल्स का जो ग्रोथ होता है एक समय बाद रुक जाता है, लेकिन वही अगर बात करें हम प्लांट्स के ग्रोथ को लेकर, तो प्लांट्स का ग्रोथ जो है लंबे समय तक चलते रहता है। तो इस तरीके से पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो है ग्रोथ। उसके अलावा बात करें, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चलते हैं। जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसको पचाया जा रहा है, उसके अलावा जो फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको तोड़कर जो एनर्जी का प्रोडक्शन किया जा रहा है। तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो है हमारे अंदर चलते हैं। इन्हीं सारे केमिकल रिएक्शंस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन व्हिच आर गोइंग इनसाइड एन ऑर्गेनिज्म। तो इसी को हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। ये दो तरीके से हो सकता है। मेटाबॉलिज्म दो तरीके का होता है। एक होता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, ब्रेक डाउन। और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का सिंथेसिस, कोई नया चीज का प्रोडक्शन, जैसे कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिलता है और मिलकर बनाता है ग्लूकोज। तो यहाँ पर कुछ नया चीज बन रहा है, तो इसको बोलेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करते हैं रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? यही जो ग्लूकोज बना है इसको तोड़ दिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया जिसमें ब्रेक डाउन होता है, और एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें कुछ चीजों का निर्माण होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स देखने को मिलेगा। मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग चीजों के, तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स देखने को मिलता है। अच्छा, अगर आपसे बोला जाए कि जो वायरस है, वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो देखो क्या, वायरस की बात करें तो जब तक वायरस किसी होस्ट बॉडी के बाहर है, मतलब वायरस जब इन्फेक्ट करता है ना किसी को, तब जाके वो लिविंग होता है। लेकिन अगर वो शरीर से बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं वायरस जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का जो है लिंक है, एक तरीके से दोनों को जोड़ने का कार्य करता है वायरसेस। ठीक है, तो ये चीज। उसके अलावा जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत सारे जो है ऐसे फंक्शन शो करते हैं जो इनको जीवित रखता है। ये सारे फंक्शंस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस, जो कि हमारा ये चैप्टर है। तो लाइफ प्रोसेस की बात किया जाए, क्या है लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस होता है वो सारी प्रक्रियाएं, वो सारी चीजें जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किया जाता है ताकि वो जिंदा रह सके, ताकि वो खुद को मेंटेन कर सके। तो इन्हीं सारे प्रोसेस को, इन्हीं सारे फंक्शंस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? तो वो सारे फंक्शंस जो कि परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा ताकि वो जिंदा रह सके, ताकि वो खुद को मेंटेन कर सके, तो इन सारे प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जैसे कि डाइजेशन। डाइजेशन से क्या होगा? जो हम लोग भोजन खा रहे हैं उस वो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है ना, उसको तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया है, उसको तोड़ा जा रहा है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, तो इसको बोलते हैं डाइजेशन। अब जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया तो इस भोजन का क्या होगा? क्यों पार्टिकल्स को तोड़ना है? फूड पार्टिकल्स को तोड़ने की जरूरत क्यों है? तो जब टूट जाएंगे तो वो अलग अलग शेल पार्ट्स में जाएंगे और वहां पे जाके उन फूड पार्टिकल्स का ब्रेक डाउन किया जाएगा और एनर्जी का निर्माण किया जाएगा, जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इसी तरीके से हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि फूड हो गया, गैसेस हो गया, जो हम लोग एयर लेते हैं ऑक्सीजन, वो तो लंग्स तक जा रहा है, फिर लंग्स से ब्रेन को चाहिए, लिवर, किडनी, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो ये सब तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ब्लड। तो इसको कहते हैं सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब होता है चीजों का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो चीज फूड पार्टिकल्स हो, गैसेस हो, वेस्ट हो, हार्मोन्स हो, तो ये सब चीजों को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाया जा रहा है, तो सर्कुलेशन। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, इसके बाद कुछ हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस बनते हैं। तो इन केमिकल सब्सटेंस के रिमूवल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन मेनली हम किसको देंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल को, मतलब वैसा वेस्ट जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल को जो है एक्सक्रीशन कहते हैं।
उसके अलावा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरीके से जो जीव जंतु हैं वो अपनी ही तरह और नए जीव जंतुओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं। सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं, मरते हैं। मान लो अगर मर गए तो उसके बाद जीवन को आगे कौन बढ़ाएगा, उनके जो स्पीशीज हैं, उनका जो मेनली पूरी कम्युनिटी है उसको आगे कौन बढ़ाएगा। तो रिप्रोडक्शन वो जरिया है जिसके द्वारा बेशक ऑर्गेनिज्म मर जाता है बट उसकी कम्युनिटी, उसका जो स्पीशीज है वो लंबे समय तक जिंदा रहता है। उसके अलावा एक खास बात लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, ये किसी भी बाहरी बदलाव के प्रति रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि जब हम लोग चलते हैं, चलते पैर में कुछ चुभ जाता है तो हम जल्दी से पैर खींचते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है मेनली किस चीज के प्रति रिएक्ट कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये चीजें हैं। तो कोई भी बाहरी बदलाव जो हमें रिएक्ट करने पे मजबूर कर देता है, इस बाहरी बदलाव को हम कहते हैं स्टिमुली। तो स्टिमुली क्या होता है, एनी एक्सटर्नल फोर्स जो हमें रिस्पॉन्स शो करने पे मजबूर कर रहा है, इसी को बोलेंगे स्टिमुली। तो ये सारे जो मेनली लाइफ प्रोसेस हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा दिखाए जाते हैं, और यही लाइफ प्रोसेस इनको जिंदा रखने में, इनको सर्वाइवल में जो है हेल्प करता है। इसी लाइफ प्रोसेस में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से जो है 4 प्रोसेस के बारे में, जो कि है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। ये जो है लाइफ प्रोसेस में इन 4 प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो ये जो रिस्पॉन्स की बात है ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, और रिप्रोडक्शन ये आपका थर्ड चैप्टर में आएगा। तो हम इस चैप्टर में मेन फोकस हमारा ये चारों टॉपिक पर होगा। शुरू करते हैं डाइजेशन को लेकर। क्या होता है डाइजेशन, किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको शब्द मिलेगा वो है न्यूट्रिशन। क्या है ये न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम भोजन ले रहे हैं, जो भी हम खाना खाते हैं ना, तो वो प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम भोजन लेते हैं और उस भोजन से अपने शरीर को ग्रोथ या फिर मेंटेन या फिर खुद को फिट रखते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है भोजन लेने की, इसी भोजन लेने की प्रक्रिया को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। किस तरीके से ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद ऑब्टेन कर रहा है, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और जो भोजन होता है इसको न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जिसमें देखो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तो ये सब जो है मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब जो है हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ग्रोथ मेंटेन करने में सहयोग करते हैं। जैसे कि बात की जाए कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो होता है ना, ये एनर्जी देने का कार्य करता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, ये ग्रोथ में, मेंटेनेंस में सहयोग करता है। सिमिलरली विटामिन्स और ये जो मिनरल्स होते हैं ये हमारे बॉडी को मेंटेन करते हैं और बीमारियों से बचाने में जो है सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहीं ना कहीं बॉडी को ग्रोथ, मेंटेन, ये सब करने में सहयोग करते हैं। तो न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपना भोजन ऑब्टेन कर रहा है। न्यूट्रिशन के आधार पे हम ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो हमारे पास है वो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के आधार पे जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 तरीके का, एक होता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और दूसरा जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफ्स किसको कहते हैं? तो ऑटोट्रॉफ्स का मतलब, तो ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफ का मतलब होता है प्रिपरेशन। तो जो अपना भोजन खुद से बना सकता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और इस प्रक्रिया को बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। तो जो जीव जंतु होते हैं उसको ऑटोट्रॉफ्स कहेंगे। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उसके अलावा जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। बैक्टीरिया की बात साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। इसलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे, वो सब जो है ऑटोट्रॉफिक, एल्गी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है?
तो हेटेरो का मतलब होता है एक तरीके से दूसरों पे निर्भर करना, डिफरेंट, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉफिक जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मेनली जो है हेटेरोट्रॉफिक की बात किया जाए तो ये दूसरों पे निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, जैसे जो फंगस हो गया या जो एनिमल्स होते हैं, तो ये सब जो है दूसरों पे निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए। देखिए अब इस ऑटोट्रॉफिक की बात करेंगे, क्या है ये ऑटोट्रॉफ्स और ये मेनली कैसे दिखाया जा रहा है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड की बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे क्या, ज्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में जो है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो ग्रीन प्लांट्स किस तरीके से अपना भोजन प्रिपेयर कर रहे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन प्रिपेयर करता है उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस है क्या, तो फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा तो फोटोसिंथेसिस है क्या, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसकी मदद से, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों को मिलाकर जो है ये अपना फूड का प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए दो एसेंशियल कंडीशंस हैं, और एसेंशियल कंडीशंस कौन कौन से हैं, तो सनलाइट का होना अनिवार्य है और साथ ही साथ क्लोरोफिल का होना अनिवार्य है। तो ये दो एसेंशियल कंडीशंस है। अगर बात की जाए क्या फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट में ही हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। सनलाइट जो है मेनली ये क्या करता है, ऐसा नहीं जितना भी सनलाइट पड़ रहा है सबका इस्तेमाल करता है। सनलाइट जो पर्टिकुलर एनर्जी के वेवलेंथ्स को रिसीव करता है और उस एनर्जी की मदद से, जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रहा है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा और उस एनर्जी की मदद से जो है ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो अगर हम वो वेवलेंथ दे दें प्लांट्स में तो प्लांट जो है मूनलाइट में भी न्यूट्रिशन बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है। तो बस यहाँ पे कहने मतलब कि एनर्जी होना चाहिए। अगर वो एनर्जी उसको मिल रहा है प्लांट को तो वो जरूरत नहीं कि सनलाइट होगा तभी बनेगा, वो मूनलाइट में भी या फिर जो है हम आर्टिफिशियल अगर उतना एनर्जी दे पा रहे हैं तो भी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये चीज आपके पास, तो ये प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अगर इसको हम केमिकली समझें हो क्या रहा है इस रिएक्शन के दौरान, तो होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ ही साथ ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ठीक है। दो एसेंशियल कंडीशंस हैं, एक तो सनलाइट का होना अनिवार्य है और साथ ही साथ जो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल करता क्या है, तो क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन पिगमेंट होता है जो पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो लीफ पर उपस्थित होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और ये क्लोरोप्लास्ट जो है लीफ में ज्यादा पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करता है, क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को ट्रैप करना और उस एनर्जी की मदद से जो है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को मिलाकर ये बना देता है ग्लूकोज C6H12O6 और इसका बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज होगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये सिंगल स्टेप का जो प्रोसेस है ये डायरेक्टली ऐसे नहीं होता है। यार मेनली क्या होता है, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, क्लोरोफिल जो है ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट। क्लोरोफिल जो है ये एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट। उसके बाद इस सनलाइट की मदद से क्या होगा, इस सनलाइट की मदद से वाटर को तोड़ दिया जाएगा। वाटर है सनलाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है H+, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और साथ ही साथ जो है ऑक्सीजन में। तो जो पानी है वो सनलाइट की मदद से टूटता है और टूटकर H+ आयन एक फ्री इलेक्ट्रॉन और जो है ऑक्सीजन देता है।
यहीं से ये ऑक्सीजन जो आया ना, ये पानी का ही ऑक्सीजन है। जैसे कॉमन जो आप बोल सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीजन है और पानी में भी ऑक्सीजन है, तो जो ये ऑक्सीजन रिलीज हो रही है कहाँ से आ रहा है, तो मेनली ये वाटर का ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन जो है पानी से आता है, ना ही कि कार्बन डाइऑक्साइड से। अब ये जो H+ है ये क्या करेगा, तो H+ जो है ये रिडक्शन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड का। H+ की मदद से क्या होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा ग्लूकोज में। तो इस तरीके से जो है ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। हालांकि जब आप 11th में आओगे देखोगे 3 स्टेप्स इतने आसान नहीं है, इसमें पूरा जो है साइकिल्स होता है, उस साइकिल्स को कंप्लीट करने के बाद ये पूरा प्रक्रिया होता है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पे जो है ये 3 स्टेप्स। यहाँ पे जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है इसके लिए लाइट की जरूरत होती है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं ये लाइट रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस दौरान 2 चीज आपको देखने को मिल सकती है, एक तो लाइट रिएक्शन, और इस रिएक्शन के लिए किसी लाइट की जरूरत नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कोई लाइट की जरूरत नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये सिर्फ रात में होगा, ये दिन में भी हो सकता है, बस इसको लाइट की जरूरत नहीं है, इतना ही मतलब है। ठीक है ना, तो डार्क कहने से ये नहीं समझिए कि रात हो रहा है, तो रात से कोई लेना नहीं है, बस लाइट की जरूरत नहीं है इसको। और ये जो प्रोसेस है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, इसके लिए लाइट की जरूरत होती है। तो ये लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, तो फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन देखने को मिलेगा, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। और ये सभी होंगे कहाँ, लीव्स में। लीव्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसको कहते हैं किचन ऑफ द सेल। ये सेल का जो है किचन के रूप में काम करता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही जो है भोजन बनता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस का जो साइट है, जिस क्षेत्र में फोटोसिंथेसिस हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। अगर हम एक पत्ते को देखें तो पत्ते में हमें क्लोरोप्लास्ट कहां देखने को मिलेगा, जैसे सपोज करो ये पत्ते का जो है ऊपर का लेयर है, ये पत्ते के नीचे का लेयर है, ये जो बीच में जगह छोड़ा ना इसको बोलते हैं स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होता है ये टाइनी पोर्स होता है जो लीफ सरफेस पे पाया जाता है, और इसी स्टोमाटा के द्वारा जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, इसी स्टोमाटा के द्वारा जो है ट्रांसपिरेशन प्लांट शो करता है। बीच में जो ग्राउंड टिश्यू है जिनको मेसोफिल सेल्स कहा जाता है, इसमें आपको 2 तरह के सेल्स देखने को मिलेंगे। कुछ सेल्स होते हैं ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं, एकदम टाइटली जो है पैक्ड हैं। तो जो टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं इनको कहा जाता है पैलिसेड पैरेन्काइमा, इस तरीके से सब पे रहेगा। और कुछ सेल्स जो होते हैं ये लूजली पैक्ड होते हैं। तो ऊपर वाला हो गया अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला जो है लोअर एपिडर्मिस, ये वाला जो सेल्स है ये पैलिसेड पैरेन्काइमा, और ये हो गया स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो यहां पर देखो ये जो पैरेन्काइमल सेल्स हैं इनमें जो गोला गोला बीच में बना यही है क्लोरोप्लास्ट। तो ग्राउंड टिश्यू में उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट, और यही क्या करेगा, इसके अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, और ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। ये लीफ कैसे बना है, जैसे मान लो ये पत्ता है, ठीक है, तो ये पत्ते को हम साइड से देख रहे हैं, एक जो है ट्रांसवर्स यहाँ पे जो है साइड से इसका व्यू देखा जा रहा है, लेटरल व्यू एक तरीके से। तो ये चीज जो है कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ऊपर वाला जो है अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस, और बीच में जो पार्ट्स हैं वो दिखाए गए हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो ये लीफ होता है और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है जो कि भोजन बनाने का कार्य करता है। ओके, ये चीजें हैं। अब बात करते हैं ये जो रॉ मटेरियल्स ले रहा है प्लांट। रॉ मटेरियल का मतलब क्या हो गया, कच्चा सामान जिसकी मदद से भोजन बनाएगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो कौन कौन सा है, तो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसके अलावा अन्य एलिमेंट्स भी चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस,
तो ये सब मेनली जो है सॉइल से जो है प्लांट्स ऑब्टेन करता है, सब सॉइल से मिलता है। लेकिन ये मुख्य जो है एलिमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में चाहिए। तो प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन कहाँ से करेगा, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कहाँ से? तो देखो क्या, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3%, 0.03%। तो इतना जो है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। तो प्लांट जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करता है। अब प्लांट में ऐसा क्या चीज है जिसके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा? तो उसके पत्तों पर एक टाइनी स्पेस होता है, टाइनी गैप होता है, जिसको हम कहते हैं स्टोमाटा। तो प्लांट्स गैसेस का एक्सचेंज, चाहे ऑक्सीजन रिलीज करना हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड लेना हो, कुछ भी, तो प्लांट जो है गैसेस का एक्सचेंज जो करता है वो स्टोमेटा के द्वारा करता है। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा कुछ बीन शेप कलर से, बीन शेप जो है स्ट्रक्चर से बना होता है। और ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर है, किडनी बीन्स की तरह, ये तो ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर को गार्ड सेल कहते हैं। और इसके चारों तरफ जो सब्सिडरी सेल्स। तो इस तरीके से पत्तों पे जो कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बीच में जो गैप है ये है स्टोमेटल पोर या स्टोमाटा। तो स्टोमाटा को खोलने और बंद करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है वो है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स के अंदर पानी जाएगा, पोटेशियम आयन जाता है, तो उसके चलते जब अंदर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो गार्ड सेल स्वेल अप कर जाएगा। और गार्ड सेल जब फूल गया तो स्टोमेटल पोर ओपन हो गया, खुल गया। अब गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, अब ट्रांसपिरेशन हो सकता है। लेकिन गार्ड सेल जब वाटर लॉस कर देगा तो इन दैट केस गार्ड सेल जो है ये क्लोज हो जाएगा। गार्ड सेल जब वाटर लॉस हो गया तो वाटर लॉस करेगा तो ये जब पिचक जाएगा, और पिचक गया तो स्टोमेटल पोर्स जो हैं ये बंद हो गए। तो इस तरीके से वाटर और पोटेशियम आयन जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगर पोटेशियम और वाटर जो है ये अंदर जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल कर जाएगा, स्टोमेटल पोर खुल गया। और अगर पोटेशियम और वाटर जो लॉस हो जाएगा तो इन दैट केस गार्ड सेल जो है क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से गार्ड सेल्स के द्वारा जो है ये गैसेस का एक्सचेंज कर रहा है। उसके अलावा ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन की बात करें, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? तो जैसे कि पानी जमीन पे गिर जाता है तो थोड़ी देर बाद क्या देखोगे, वो सूख गया, तो पानी क्या रहा, पानी भाप बन के उड़ जाता है। तो प्लांट के सरफेस पर से, लीफ पर से पानी का भाप बन के उड़ना, इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन है क्या? तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, इसको वेपर के रूप में उड़ना चाहिए। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का फायदा क्या होता है? तो ट्रांसपिरेशन का फायदा ये है कि ऊपर से प्लांट जितना वाटर लॉस करेगा तो ये अंदर की तरफ लो प्रेशर रीजन क्रिएट कर देगा, जिसके वजह से जो जड़ें हैं वो जमीन में से पानी एब्जॉर्ब करेंगे। तो ट्रांसपिरेशन की मदद से जो प्लांट होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है जमीन में से। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन जो होता है ये प्लांट्स को कूल रखने में जो है सहयोग करता है। तो इस तरीके से ट्रांसपिरेशन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है प्लांट्स में। लेकिन जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? अब क्योंकि डेजर्ट में उतना पानी तो है नहीं, तो वो ज्यादा पानी लॉस नहीं कर सकते हैं ट्रांसपिरेशन के रूप में। तो इसीलिए उनमें क्या होता है ना कि ज्यादातर जो और ये पानी सनलाइट एब्जॉर्ब करना, तो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं वो दिन में, स्टोमेटल पोर नहीं खुलेगा। स्टोमेटल पोर को रात में खोलते हैं और रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, जो एनर्जी ट्रैप्ड है उस एनर्जी की मदद से जो है वो फिर रात में भोजन बनाते हैं। तो इस तरीके से डेजर्ट प्लांट में मेनली रात में फोटोसिंथेसिस का ज्यादातर प्रक्रिया होता है। दिन में वो सनलाइट को ट्रैप करके रखेंगे और रात में जो है भोजन बनाने की कोशिश, रात में भोजन बनाते हैं, बनाने की प्रक्रिया जो पूरी करते हैं। तो ये हो गया मेनली जो है फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब जरा हम देखते हैं कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसके द्वारा हमें पता चले कि हाँ फोटोसिंथेसिस के दौरान ये सब चीजों की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत है, बनेगा क्या, इन सब के बारे में जो है अब जरा देखते हैं। प्लांट के अंदर जो भोजन बनता है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज को कुछ तो ग्लूकोज इसने यूटिलाइज कर लिया अपने ग्रोथ में, मेंटेनेंस में, बॉडी मेंटेनेंस में। प्लांट कुछ ग्लूकोज को तो यूटिलाइज कर लेता है, बाकी ग्लूकोज को जो है स्टोर कर लेता है स्टार्च के रूप में, जो है इसको स्टोर कर लेता है। प्लांट ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज का इस्तेमाल कर लिया अपने ग्रोथ वगैरह के लिए, और कैसे थोड़ी सारा ग्लूकोज यूज कर जाएगा,
तो कुछ ग्लूकोज जो है बच जाता है, तो उस ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च में और उसको जो है स्टोर करके रखता है ताकि भविष्य में आगे यूज किया जा सके। तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट जो है स्टार्च स्टोर कर रहा है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए करेंगे ये कि हम लोग जो है एक पत्ता लेंगे, ठीक है। इस पत्ते को हम लोग जो है बॉईल करेंगे अल्कोहल में। अल्कोहल के साथ डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, बल्कि पहले पानी के साथ जो है हीट किया जाएगा, ठीक है। ये है अल्कोहल, ये है वाटर, और इनडायरेक्टली इसको हीट किया जा रहा है। तो अल्कोहल में हीट करने से क्या होता है? तो अल्कोहल में हीट करने से होता यह है कि ऊपर का जो क्लोरोफिल है वो सब निकल जाएगा। तो क्लोरोफिल पूरा हट गया, अब पत्ता जो है एकदम ट्रांसपेरेंट नजर आता है। अब इस पत्ते पे हम क्या डालेंगे? जो ट्रांसपेरेंट पत्ता है, इस पत्ते पे हम क्या डालेंगे? इस पे हम डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। तो आयोडीन सोल्यूशन जब डालेंगे तो स्टार्च के साथ ये रिएक्ट करेगा और इसका कलर बदल जाएगा, ये जो है ब्लू ग्रीन में तब्दील हो जाएगा। ब्लू ब्लैक में जो है ये बदल जाएगा। तो इस तरीके से जो आयोडीन सोल्यूशन है, जब इसको स्टार्च के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पे जो है ये कलर बदलता है और यहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर जो है देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि अगर हमें पता करना स्टार्च है या नहीं है तो इसके लिए कौन सा टेस्ट है? तो इसके लिए आयोडीन टेस्ट है। आयोडीन टेस्ट की मदद से पता चलता है कि स्टार्च है या नहीं है। ओके, तो पहला तो हो गया कि स्टार्च बन रहा है। उसके लिए क्या करना है? पत्ता लेना, उसका अल्कोहल में बॉईल करना है। अल्कोहल से सारे जो क्लोरोफिल होते हैं वो हट जाएंगे और फिर उसके बाद जब हम आयोडीन सोल्यूशन टेस्ट करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर अगर दे रहा है तो स्टार्च है, ब्लू ब्लैक कलर अगर नहीं दे रहा है तो स्टार्च नहीं हुआ। तो ये हो गया स्टार्च के बारे में। अब देखते हैं एक्सपेरिमेंट जिसके द्वारा हम पता करेंगे कि क्या सनलाइट की जरूरत है रिएक्शन के लिए। फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है, क्या इसके लिए सनलाइट की जरूरत है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक पॉटेड प्लांट लेंगे, इसको रख देंगे एक डार्क कमरे में, अंधेरे कमरे में, ठीक है। लगभग एक दिन के लिए पूरा जो उसको अंधेरे कमरे में रख दिया। इससे क्या होगा? जो उसका स्टोर्ड फूड होगा वो खर्च हो गया, स्टार्च जो है खर्च हो गया। अब अगले दिन जो है उसको धूप में रखेंगे, लेकिन धूप में रखने से पहले क्या करेंगे कि इसका जो आधा पार्ट है उसको ब्लैक पेपर से ढक देंगे। धूप में रखने से पहले पत्ते का जो आधा पार्ट है उसको ब्लैक पेपर से ढक के रख देंगे। छोड़ दिया एक दिन के लिए, फिर से अब इस पत्ते को तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ लिया। अब देखो क्या, अगेन इसको बॉईल किया जाएगा वो अल्कोहल में और वाटर में। जब अल्कोहल और वाटर में बॉईल करेंगे तो फिर से ये ट्रांसपेरेंट हो गया पूरा, एकदम से जो पारदर्शी। अब इस पे जो है आयोडीन सोल्यूशन डाला जाएगा। तो देखो क्या, जो आधा पार्ट जिसको हमने कवर किया हुआ था ब्लैक से, वहां पे अगर हम आयोडीन डालेंगे तो यहां पर कोई कलर का चेंज नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर बात करें जो खुला हुआ था, जिस पार्ट को हमने कवर नहीं किया था, जहां पे सनलाइट पड़ा है, वहां पे जो है ब्लू ब्लैक बन जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता ये चलता है कि सनलाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस की। जिस पार्ट को हमने ढक दिया था तो उस पार्ट में कोई भोजन नहीं बना और इसलिए जो है वहां पर कोई कलर का चेंज हमें देखने को नहीं मिलता है। वहीं जिस पार्ट को हमने खुला हुआ रखा था वहां सनलाइट पहुंचा और इस तरीके से वहां पे फोटोसिंथेसिस हुआ और स्टार्च का निर्माण हुआ। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट बताता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सिमिलरली बात किया जाए, जैसे मान लो हमें पता करना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या करेंगे? एक बंद चैम्बर में दो प्लांट्स को रख देते हैं। इसमें जो है एक KOH सोल्यूशन डाल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया इसमें, ठीक है। और एक दूसरे में जो है KOH नहीं डाला है। तो यहाँ पे देखोगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो ना, ये पूरा कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो अगर ये पूरे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया तो यहाँ पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वहीं यहाँ बात करें जब KOH नहीं है तो यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं, यहाँ पे भोजन बनेगा। तो इस प्लांट में भोजन के बनने की प्रक्रिया नहीं होगी, बट इसमें जो भोजन बनने की प्रक्रिया होगी, ठीक। तो KOH की मदद से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करवा के ये देखा जाता है। सिमिलरली अगर क्लोरोफिल की बात करें कि क्लोरोफिल अनिवार्य है,
तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक विशेष प्रकार का लीफ जिसको बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ। वेरीगेटेड लीव्स की बात करें तो वेरीगेटेड लीफ मतलब है आधा पार्ट देखोगे थोड़ा ग्रीनिश नजर आता है और साइड से जो है व्हाइटिश नजर आता है, सफेद कलर का। तो जो ग्रीनिश पार्ट है वहां पे क्लोरोफिल उपस्थित है, लेकिन जो व्हाइटिश पार्ट है वहां पर क्लोरोफिल उपस्थित नहीं है। तो इस तरीके से जो है अगर इस पे टेस्ट करेंगे तो जो ग्रीन वाला पार्ट है वो क्या करेगा, वो ब्लू ब्लैक कलर दे देगा, लेकिन वही जो व्हाइट वाला पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा। तो इससे पता चलता है कि जो क्लोरोफिल है वो एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो ये जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जो ध्यान रखिएगा 10th लेवल में पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो ये चीज है। तो इस तरीके से पूरा जो है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है एटमॉस्फेयर से, और जो वाटर आ रहा है वो आता है सॉइल से। उसके अलावा सॉइल जो है ये न्यूट्रिएंट का भी सोर्स है, यहाँ से बहुत सारे जो आयंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज होगी। आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हेटेरो मतलब होता है जो दूसरों पे निर्भर करता है, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स या फिर हेटेरोट्रॉप्स, और जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको ऑटोट्रॉप्स हमने कहा था। इसमें क्या देखेंगे, इसमें जो है कुछ अलग अलग टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम सैप्रोट्रॉफिक। सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सैप्रोट्रॉफिक या फिर सैप्रोफाइटिक। तो सैप्रोट्रॉफिक सैप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गया या फिर ईस्ट हो गया या फिर मशरूम हो गया, जो ज्यादातर जो है फंजाई ग्रुप होते हैं वो सब जो है सैप्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, तो ये चीज ये करते क्या है, ये मेनली जो है ना जो भी खाना पड़ा हुआ है उस खाने की, जैसे मान लो फूड पार्टिकल है और ये फंगस है। ठीक, तो ये शरीर से बाहर जो है एंजाइम्स को रिलीज करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स वैसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वैसे बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जिनका काम होता है किसी भी रिएक्शन को तेज करवाना। तो एंजाइम्स आर द केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर सिक्रेटेड और व्हिच आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरीके से जो है ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा, किसी भी चीज को जल्दी करवा देता है। तो एंजाइम्स क्या करेगा, इसको तोड़ देगा और तोड़ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया। अब जो फंजाई है वो इसको वापस एब्जॉर्ब कर लेगा अपने बॉडी सरफेस के द्वारा। तो इस तरीके से सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होता है ये निर्भर करता है डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पर। तो जो ऑर्गेनिज्म है वो निर्भर करता है डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पर। मतलब क्या हुआ, कोई भी मरा हुआ चीज है, कोई भी जो सड़ रहा है, तो सड़ता क्यों है, तो वो सड़ता है इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते, बैक्टीरिया और फंजाई के चलते जो है चीजें सड़ती हैं। ठीक है, तो ये चीज। तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड, डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस पर निर्भर करता है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो शरीर के बाहर होता है। फिर डाइजेस्टेड फूड को जो ऑर्गेनिज्म है वो वापस एब्जॉर्ब कर ले रहा है। इनका नेचर में एक अहम भूमिका भी है, कहीं ना कहीं ये नेचर में से जो वेस्ट है उसको खत्म करने का कार्य करते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म मर गया तो वो नीचे में वैसे का वैसे ही पड़ा रहेगा, उसको नष्ट कैसे किया जाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फंजाई ग्रुप है या बैक्टीरिया है ये सब उसको नष्ट करता है। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। उसके अलावा बात किया जाए तो ये लोग जो है ना न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो पेड़ का पत्ता है वो गिरा, जो फल है वो गिरा, तो वो तो वैसे का वैसे पड़ा रह जाएगा, तो ये उसको खाकर उसको तोड़कर वापस से सॉइल में मिला देंगे और कुछ तो इनके अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में उसके अलावा जो है ये लोग जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। तो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पर निर्भर करता है और जो डाइजेशन है वो शरीर के बाहर होता है, डाइजेस्टेड फूड को वापस ये एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरा जो हमारे पास है वो है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि दो ऑर्गेनिज्म हैं, एक ऑर्गेनिज्म फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर करता है, उसी के साथ रहता है। ये अपना भोजन खुद नहीं ऑब्टेन करेगा, बल्कि ये जो दूसरा ऑब्टेन कर रहा है ना वहां से ये भोजन लेने की कोशिश करता है। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर करता है, तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोलते हैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और जिस पे निर्भरता है उसको बोलेंगे होस्ट। और जो ऑर्गेनिज्म निर्भर कर रहा है
इसको बोलते हैं गेस्ट। जैसे कि लीच, लीच जो है ये हो गया। उसके अलावा जो है टिक्स, लाइस जो ढील होता है, सर में जो जुएं होती हैं, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं बेसिकली ये सब पैरासाइटिक हैं। कुछ प्लांट्स होते हैं ये भी पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कस्क्यूटा, जिसको अमरबेल कहते हैं। तो ये जो है ये भी पैरासाइटिक है। तो प्लांट्स या फिर कोई भी ऐसा एनिमल ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर करता है अपने भोजन के लिए, उसको पैरासाइटिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तीसरा बात किया जाए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या हो गया? होलोजोइक का मतलब ये हो जाता है जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं अपने किसी बॉडी सरफेस की मदद से, बॉडी पार्ट की मदद से खुद खा रहा है, तो इसको होलोजोइक बोलते हैं। जहां पे ऑर्गेनिज्म खुद बॉडी सरफेस की मदद से खुद जो है खा रहा है, तो इसको होलोजोइक बोलेंगे। अच्छा, पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट में ध्यान रखिएगा, पैरासाइट दो तरीके का हो सकता है। एक होता है एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर रहता है, और एक होता है एक्टोपैरासाइट जो शरीर के बाहर रहता है। एंडो एक्टो। एंडोपैरासाइट जो शरीर के अंदर पाया जाए, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एक्टोपैरासाइट जो सर की जुएं हैं, ठीक है, लाइस जो होता है बेसिकली, ये ऊपर पाया जा रहा है। तो इस तरीके से जो है एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, जो अंदर पाए तो एंडोपैरासाइट, जो बाहर है वो एक्टोपैरासाइट। होलोजोइक की बात करें जैसे कि अमीबा, तो अमीबा क्या करता है? अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसका कोई बॉडी शेप जो है फिक्स नहीं होता है, इरेगुलर शेप का होता है, फिर इसको बोलते हैं एमेबॉइड शेप। तो इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। तो जब भी ये फूड देखता है, कोई मतलब देखता है इन द सेंस, जब इसके उसको भोजन लेना होगा, भोजन के आसपास होगा, तो ये क्या करेगा? जैसे सपोज करिए फूड है, तो ये क्या करता है? तो ये जो है इसके चारों तरफ से जो है कुछ फीट लाइक या फिर कुछ जो है पैर की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा। ये जो पैर की तरह स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया की मदद से ये जो है भोजन को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे दिखने में 2D लग रहा है, लेकिन चारों तरफ से बनेगा, ठीक है ना। ये जो है चारों तरफ से उसको ट्रैप किया जा रहा है, तो स्यूडोपोडिया। अब भोजन जो है उसके अंदर चला गया, जो भी फूड था वो उसके अंदर चला गया। अंदर जाता है एक खाली जगह में, जिसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल के अंदर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे, पचाने वाले एंजाइम्स, और ये इसको जो है पचा देंगे। जब पच जाएगा भोजन, और ये जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है, ठीक है ना, न्यूक्लियस, तो जब खाना पच जाता है तो छोटे पार्टिकल में टूट गया, ये शरीर में फैल जाएगा, एसिमिलेट हो जाएगा, और जो वेस्ट होगा वेस्ट को शरीर से डिफ्यूज कर दिया जाएगा। अमीबा की बात करें तो यहाँ पे जो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और सिंगल सेल से ही बना हुआ है। तो जो भी चीजें होती हैं, चाहे ये गैसेस लेगा, चाहे वेस्ट रिमूव करेगा, सब चीज उसके सेल के जो मेम्ब्रेन है उसी मेम्ब्रेन के द्वारा जो है एक्सचेंज होगा, ठीक है। जो ये सेल मेम्ब्रेन है ना, बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही चीजों को ये एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो इस तरीके के भोजन को लेने की प्रक्रिया बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। तो अमीबा फैगोसाइटोसिस के द्वारा जब भोजन ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। इसी तरीके से जो है जो पैरामीशियम होता है या फिर जो लिश्मानिया वगैरह हैं, सब में जो है ऐसे ही भोजन ऑब्टेन किया जा रहा है। ये चीज पैरामीशियम की बात करें तो वहाँ पे जो है सीरियल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, ओके, और भोजन ऑब्टेन करने में भी हेल्प करता है सीरियल। तो ये हो गया होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। अब इसे हम देखेंगे क्या कि इंसानों के अंदर जो है किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है उसके बारे में। तो अब बात करते हैं हम लोग जो है डाइजेशन इन ह्यूमंस के बारे में। तो इंसानों में डाइजेशन में क्या देखेंगे, ये 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड, बस भोजन लिया मुंह में डाला, तो ये जो प्रक्रिया है इसको इंजेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो स्टेप आता है वो है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? तो डाइजेशन वो प्रोसेस है
तो डाइजेशन वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है। मतलब जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल होते हैं, अब ये तो ब्लड वेसल में मूव करके नहीं जा सकते, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल में कैसे जाएगा, तो उसके लिए इसको बहुत छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है और फिर वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो मूव कर जाते हैं ब्लड वेसल्स में और फिर ब्लड जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह कैरी करके ले जाता है। तो इस तरीके से डाइजेशन क्या है, डाइजेशन वो प्रक्रिया, पाचन जो होता है ये प्रक्रिया जिसमें जो बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं इनको तोड़कर जो है छोटे छोटे सिंपलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर लिया जाता है और फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह जो है पहुंचाया जाता है, तो इसको डाइजेशन कहेंगे। अब डाइजेशन के लिए इंसानों के पास जो है एक वेल डिफाइंड डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें शुरुआत होता है माउथ, बकल कैविटी से लेकर जो है एनस तक। तो ये जो पूरा पार्ट है इसके अंदर, इसको कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। माउथ से लेकर एनस तक का जो पार्ट है बेसिकली उसको बोलेंगे हम एलिमेंट्री कैनाल और इसकी शुरुआत होती है बकल कैविटी के साथ। बकल कैविटी में हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी, इसमें उपस्थित है टीथ, उसके अलावा जो है टंग और एक ग्लैंड जिसको कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। तो बकल कैविटी में तीन चीजें उपस्थित हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। अगर टीथ की बात करें तो इंसानों में जो टीथ होता है ये दो सेट में आता है। इंसानों में दांत है ये दो सेट में आता है। एक जब बच्चा 2 साल का होता है, 2 साल के बाद दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर लगभग 6-7 साल बाद जो टूटने लगते हैं, तो इसको बोलते हैं मिल्क टीथ या फिर डेसिडियस टीथ। मिल्क टीथ या फिर डेसिडियस टीथ, ठीक है। उसके बाद 7-8 साल बाद जो है फिर वो जो दांत होता है टूट गया, अब उसके बाद परमानेंट टीथ आने लगता है। तो ह्यूमंस में दो सेट में टीथ आता है, पहला मिल्क टीथ और उसके बाद जो है परमानेंट टीथ। टीथ 4 प्रकार का होता है। अगर हम आधे दांत को देखें तो आगे के जो 2 फ्लैट दांत हैं इनको हम कहते हैं इंसीजर्स। इसके बाद जो है एक पॉइंटेड टीथ होता है जिसको कहा जाता है कैनाइन। फिर जो है 2 मोटे मोटे दांत हैं जिनको कहा जाता है प्रीमोलर और इसके बाद जो है 3 जो है दांत का सेट है जिसको कहते हैं मोलर और इसी में लास्ट जो मोलर होता है ना इसको विजडम टीथ कहा जाता है जो बहुत लेट आता है, ठीक है। तो अगर आधा मुंह की बात की जाए तो आधे मुंह क्या है, आगे के 2 इंसीजर्स, फिर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इस तरीके से एक तरफ कितना दांत हो गया, तो एक तरफ हो गया 8 दांत, तो आधे में है 8 तो इधर भी 8, तो ऊपर हो गया 16, इसी तरीके से नीचे भी हो जाएगा 16। तो इंसानों में टोटल दांत हो गया 32। इसी को जब इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इंसीजर 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। 2 1 2 3 आधे में ऊपर है, 2 1 2 3 आधे में नीचे है। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। तो डेंटल फॉर्मूला जो इंसानों का वो कितना है, वो है 2 1 2 3 2 1 2 3। इसको डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं जहाँ पे इंसीजर्स, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर के नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। दांत का काम क्या है, दांत का काम है चीज़ों को चबाना। जो इंसीजर्स होते हैं मेनली वो किसी चीज़ को काटने में सहयोग करते हैं। जो कैनिन होता है, देखोगे जो कार्निवोरस होते हैं, कार्निवोरस मांसाहारी, हार्बिवोरस शाकाहारी। तो जो कार्निवोरस होते हैं उनमें जो कैनिन होता है वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होता है ताकि मांस को जो है चीरा जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा जो है टंग की बात करें, टंग करता क्या है, तो टंग जो एक स्ट्रॉन्ग मसल है और इसमें जो हमें टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स 4 तरह के होते हैं जो 4 अलग अलग टेस्ट को जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट, सॉल्टी, बिटर, सार। तो ये जो है 4 टेस्ट को जो है ये आइडेंटिफाई करता है। उसके अलावा टंग जो है यह बोलने में सहयोग करता है और जो फूड होता है फूड को सलाइवा के साथ प्रॉपर्ली मिक्स करने में जो है हेल्प करता है। तो ये टंग का काम हो गया। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, सलाइवरी ग्लैंड करता क्या है, तो सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ग्लैंड्स 2 तरह के होते हैं, एक एक्सोक्राइन होते हैं और एक एंडोक्राइन होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली जो है ये ट्यूब के द्वारा जो है, डक्ट के द्वारा जो है जिस जगह पहुंचाना है उस जगह डायरेक्टली पहुंचा देते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये ग्लैंड हो गया और यहाँ से वो ट्यूब निकलेगा और ये ट्यूब जहां तक जाएगा वहां पे जो भी ये बनाएगा ना उसको ट्यूब के द्वारा पहुंचा देगा। तो जिनमें डक्ट होता है उसको एक्सोक्राइन बोलते हैं और कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं ये बिना डक्ट के होते हैं, ठीक है। इनके पास ब्लड वेसल्स होगा तो ये अपना सिक्रीशन बिना डक्ट के ब्लड वेसल में डिफ्यूज कर देंगे, इधर से भेज देंगे। तो जो बिना डक्ट के हैं उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। ये है ब्लड वेसल, ठीक है, एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, तो एक्सोक्राइन डक्टेड ग्लैंड होता है जिसके पास डक्ट होता है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड हमारा जो है लगभग ऊपर वाला जो दांत है उसके पास सलाइवरी ग्लैंड है।
तो वहां से, या फिर जीभ के नीचे वाले पार्ट से है सलाइवरी ग्लैंड, तो यहाँ से जो मेनली वो एक ट्यूब के द्वारा, डक्ट के द्वारा जो है चीजें सिक्रीट करता है। तो डक्टेड ग्लैंड को एक्सोक्राइन बोलते हैं, और जो बिना डक्ट के होते हैं, जो सीधे सीधे अपना सिक्रेशन ब्लड में देते हैं, ब्लड उनको जहां तक लेके जाना वहां तक लेके जाता है, तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है ज्यादातर एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या बना रहे हैं? एंजाइम्स। वहीं एंडोक्राइन की बात करें तो ये बनाता है हार्मोन्स। ठीक है, तो तो सलाइवरी ग्लैंड कैसा ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने ग्लैंड्स पढ़ेंगे सभी के सभी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और ये क्या करता है? ये जो है प्रोड्यूस करता है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस कर रहा है सलाइवा। और इस सलाइवा मुख्य रूप से है क्या क्या? तो इसमें मेनली जो है 90% तो वाटर ही है। उसके अलावा जो है इसमें आयंस हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस जैसे कि Na+, Cl-, बाइकार्बोनेट, ये सब। उसके अलावा जो है इसमें पाया जाता है एक एंजाइम जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। इसी को बोलते हैं टाइलिन। सलाइवरी अमाइलेज को पाया जाता है टायलिन। तो इसमें एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज या फिर टायलिन। तो सलाइवरी ग्लैंड मेनली सलाइवा सिक्रेट करता है, और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे सलाइवरी टायलिस बोलते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स होते हैं ये बायो कैटलिस्ट बोला जाता है इसको। बायो कैटलिस्ट मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाने वाले वैसे सब्सटेंस जो एक कैटालिसिस का काम करते हैं, किसी भी रिएक्शन को तेज कर देते हैं, तो उसको एंजाइम्स कहते हैं। तो सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज करता क्या है? तो ये सलाइवरी अमाइलेज जो है ये ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। ये किस पे काम करता है? ये कार्बोहाइड्रेट पे काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को जो है ये तोड़ देता है। ठीक है, अब क्योंकि खाना ज्यादा देर तो मुंह में रहता नहीं है, तो इसलिए क्या देखोगे, ज्यादा से ज्यादा जो है 30% कार्बोहाइड्रेट जो है ये तोड़ा जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। अब जब खाना सलाइवा के साथ मिक्स हो गया तो फूड प्लस सलाइवा जो होता है, इसके लिए एक अलग नाम दिया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? बोलस। तो फूड और सलाइवा के मिक्सचर को बोलस बोलेंगे। अब इस बोलस को क्या करते हैं हम लोग? स्वेलो, घोटते हैं अंदर की तरफ। अब देखो यहाँ पे देखोगे तो इधर से तो बकल कैविटी आया, ऊपर से नाक से जो चैम्बर आ रहा है जिसको नसल चैम्बर कहते हैं, नसल सेप्टम, तो वो आ रहा है मेनली। ये जो नसल चैम्बर है और बकल कैविटी है, ये दोनों मिलता है एक जगह जिसको कहते हैं फेरिंग्स। उसके बाद आगे जाके दो भागों में बटेगा, एक पाइप आगे से निकलेगा, एक पाइप जो पीछे की तरफ से जा रहा है। तो आगे से जो जाता है उसको बोला जाता है ट्रैचिया या फिर विंड पाइप, जिसकी ओपनिंग होती है ग्लॉटिस, जिसकी ओपनिंग होती है ग्लॉटिस। तो देखो क्या, जब मुंह खोलते हैं तो ऊपर की तरफ कुछ लटका हुआ नजर आता है, फेरिंग्स के पास कुछ लटका हुआ नजर आता है, गोला गोला सा, इसको कहा जाता है उल्वा। ये उल्वा करता क्या है? तो जब भी हम खाना खाते हैं तो उल्वा नसल चैम्बर को बंद कर देता है ताकि खाना जो है नाक में ना चला जाए। सिमिलरली यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। तो ये एपिग्लॉटिस जो है ये बंद हो जाता है ताकि भोजन जो है ऐसा ना हो विंड पाइप के द्वारा लंग्स में चला जाए, तो इसलिए बंद करे। तो जब भी घोटेंगे देखो क्या कि यहाँ से कुछ ऊपर उठ के आता है, असल में ऊपर मूव कर रहा है, तो ये जो है मेनली ग्लॉटिस को बंद कर देता है, एपिग्लॉटिस, और इस तरीके से ये रास्ता क्लोज हो गया और जो भोजन होता है वो इधर चला जाता है। तो इधर जो आया अगला जो पार्ट है वो है फूड पाइप या फिर ईसोफेगस। तो अगला पार्ट है फूड पाइप या ईसोफेगस। तो फूड पाइप के अंदर भोजन जा रहा है, अब इसमें कैसे ट्रैवल करता है भोजन? तो मान लो ये फूड पाइप है, यहाँ भोजन आया तो इसको फिर कॉम्प्रेस किया जाता है, इसको जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, भोजन नीचे चला गया, ये वाला पार्ट रिलैक्स। तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस तरीके से दबाकर पुश कर करके जो है इसको नीचे पहुंचाया जाता है। इस तरह के वेव लाइक मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता क्या है? wave like contraction and relaxation।
डाउनवर्ड्स, जिसके द्वारा जो फूड को जो है नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है। अच्छा वो इंसान अगर सीधे खड़ा है तो खाना तो नीचे ही जाएगा, अगर आप उल्टा खड़े हो तो क्या खाना नीचे ही जाएगा या फिर सीधे बाहर की तरफ आ जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। मेनली अगर आप उल्टे भी खड़े हो ना तो भी जो फूड हम लोग घोटेंगे वो अंदर ही जाएगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मेनली ये चीज़ है। तो इस तरीके से भोजन जो है वो नीचे चला जाता है। अब जैसे ही स्टमक में एंटर करेगा, ये स्टमक में जो एंट्री होता है तो यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। और ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये क्या करेगा, तो कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है ये जब खाना आएगा तो ओपन हो जाएगा, खाना अंदर भर रहा है, फिर जब कंप्लीट हो गया खाना भर गया तो ये कार्डियक स्फिंक्टर जो है ये बंद हो जाता है। इसलिए बंद होता है क्योंकि जब पेट में खाना पचेगा ना तो पूरा चर्न करता है, मतलब चर्न इन द सेंस पेट पूरा दब रहा है, ठीक है। तो इससे खाना ऊपर वापस आ सकता है। कभी होता है ना कि खाना वापस आता है, तो कब हो रहा है, जब कार्डियक स्फिंक्टर सही तरीके से कार्य नहीं करता है। तो ये तो यहाँ पूरी चर्निंग होगी, चर्निंग की तरफ फूड हो सकता है बाहर आ जाएगा। तो ये चीज़ है। तो खाना जो है पेट में गया, पेट में जाने के बाद जो है स्फिंक्टर बंद हो गया। अब पेट में है एक ग्लैंड जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड करता क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो ये 3 चीजें सिक्रीट करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीजें सिक्रीट कर रहा है। कौन सी 3 चीजें, एक तो हो गया म्यूकस, दूसरा जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा जो है एंजाइम पेप्सिनोजेन। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 से म्यूकस, HCl और पेप्सिनोजेन। जिसमें से क्या होता है, म्यूकस क्या करता है, म्यूकस जो है ये पूरे स्टमक की लाइनिंग को कवर कर लेता है, पूरे जो पेट का जो हिस्सा है इसको ढक लेता है, ठीक है। पूरे पेट के हिस्से को ढक लिया, क्यों ढका है उसने, म्यूकस इसलिए कवर कर लेता है क्योंकि HCl सिक्रीट होगा, और HCl जो होता है ये एक एसिड है, और अगर ये किसी बॉडी सरफेस से कांटेक्ट में आता है तो जाहिर से उसको जला देगा। तो HCl से प्रोटेक्शन के लिए सबसे पहले जो है ये जो म्यूकस है ये पूरे जो है बॉडी स्टमक की लाइनिंग को जो है कवर कर लेता है, पेट को पूरा ढक लेता है ताकि HCl का प्रभाव ना पड़े। कभी कभी देखो क्या, जो अल्सर्स होते हैं तो अल्सर्स कैसे होते हैं मेनली, तो अल्सर्स पेट में जलन जो होता है मेनली, ठीक है, वो HCl के चलते कांटेक्ट में आ गया तो वहीं छाले छाले पड़ जाते हैं, तो वो चीज़ है, तो अल्सर्स कहा जाता है उसको। तो ये चीज़ है। अब ये जो HCl इसका काम क्या है, इसका 2 काम है। एक तो ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिनोजेन काम कर सके। पेप्सिनोजेन जो है ये इसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए, तो HCl वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि HCl जो भी जर्म्स वगैरह जा रहा है खाने के साथ, कुछ भी अगर जो बैक्टीरिया या कुछ भी ऐसा चीज़ चला जा रहा है खाने के साथ, तो HCl उसको मार देगा, क्योंकि वो सब जो चीज़ें हैं बैक्टीरिया वगैरह ये एसिडिक मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएंगी, तो उनको जो है नष्ट कर देता है। तो ये 2 काम करता है, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ताकि जो पेप्सिनोजेन है वो अच्छे से काम कर सके, ठीक है। पेप्सिनोजेन जो है ये एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है क्या करता है, तो ये करता है कि जो प्रोटीन हम लोग खाते हैं, प्रोटीन को पेप्सिन जो है, पेप्सिनोजेन प्रोटीन को जो पेप्सिन होता है ये तोड़ देता है प्रोटियोज, पेप्टोन्स, इन सब में, ठीक है। तो ये मेनली जो है ना प्रोटियोज हो गया, पेप्टोन्स हो गया, तो इन सब में जो मेनली तोड़ दिया जाता है। ये कंप्लीट अभी डाइजेशन नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये तो प्रोटीन को तोड़ दिया जा रहा है पेप्सिन की तरह। तो पेप्सिन का मेन काम क्या है, तो आप याद रखो पेप्सिन का मेन काम है प्रोटीन को तोड़ना। पूरी तरीके से आगे नहीं तोड़ेगा, लेकिन पेप्सिन को जो है ये प्रोटीन को जो है तोड़ता है पेप्सिन। तो इस तरीके से भोजन जो है यहाँ पे रहेगा। अब जब लगे कि हाँ प्रोटीन टूट रहा है तो उसके बाद जो है आगे बढ़ जाएगा। आगे कहाँ जाएगा, तो आगे जाता है ये जो अंदर वाला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन इसकी लंबाई की बात करें तो ये जो है लगभग 6.1 मीटर लंबा है, ठीक है। तो एक लार्ज इंटेस्टाइन के मुकाबले स्मॉल इंटेस्टाइन ज्यादा लंबा है, ओके। तो ये चीज है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जा रहा है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 अन्य डक्ट्स आके मिलेंगे। एक तो ये ऊपर से आया चीज, ठीक है, ये जाके मिल रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट में। ये क्या है, ये है लिवर, और लिवर के पास है एक गॉल ब्लैडर, ठीक है। लिवर के पास एक गॉल ब्लैडर। लिवर करता क्या है, तो लिवर का काम है बाइल जूस का प्रोडक्शन। लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है। लिवर कर क्या रहा है,
तो लीवर जो है ये प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है। और बाइल होता क्या है, तो बाइल जो है एक येलोइश पिगमेंट है, पीला कलर का जो है येलोइश जूस है बेसिकली, जिसका जो कलर है ना ये क्यों आता है, तो बाइल का येलोइश कलर आता है दो पिगमेंट्स के चलते, एक बाइलिरुबिन और दूसरा जो है बाइलिबोर्डिन। तो बाइल का जो कलर आता है ना ये दो येलोइश पिगमेंट्स के चलते आता है, बाइलिरुबिन एंड बाइलिबोर्डिन, जो उसको येलोइश बना रहे हैं, ठीक है। कभी कभी देखो बाइल जो अगर लीवर जो प्रॉपर्ली बाइल को कंट्रोल नहीं कर पाता तो बाइल पूरे शरीर में फैलने लग जाता है, और इन दैट केस जो शरीर होता है वो पीला पड़ने लग जाएगा। तो जैसे नाखून नाखून आंख वगैरह ये सब पीला होने लगता है, इस बीमारी को कहते हैं जॉन्डिस, ठीक है, हिंदी में पीलिया। तो इस तरीके से बाइलिबोर्डिन बाइलिरुबिन ये सब येलोइश पिगमेंट है जो बाइल के अंदर पाए जाते हैं। बाइल करेगा क्या, तो बाइल करता ये है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स, इन बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। ध्यान रखना बस ब्रेक डाउन हुआ है, डाइजेशन अभी नहीं हुआ है फैट का, बस फैट को ब्रेक डाउन कर रहा है, बड़े पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ रहा है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो बाइल जो है इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, बाइल जो है इमल्सिफिकेशन में जो है हेल्प कर रहा है। तो ये चीज़ है, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को तोड़ दिया छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में। इस बाइल को लीवर बनाता है लेकिन स्टोर करके रखता है गॉल ब्लैडर में। तो बाइल को स्टोर कहाँ किया जाता है, बाइल को स्टोर किया जाता है गॉल ब्लैडर के अंदर। अब गॉल ब्लैडर से एक डक्ट है जो आगे जाके मिल जाएगी पैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको बोलते हैं हेपाटिक डक्ट। तो हेपाटिक डक्ट के द्वारा जो है ये पहुंच जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट में, ठीक है। अब यहाँ से पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कुछ सिक्रीशंस रिलीज करे जिसको बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। अगर हम पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो पैनक्रियाटिक जूस में ऐसा क्या क्या चीजें हैं, जिसमें होता है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस। तो पैनक्रियाटिक जूस की बात करें तो ये मेनली जो है ट्रिप्सिन वगैरह सिक्रीट करता है। अब देखो ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन करेगा क्या, तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज ये करता क्या है, तो ये सब जब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हमने कहा था कि ऊपर जो है पेप्सिन था वो भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन हुआ नहीं है। तो कंप्लीट डाइजेशन जो फूड का होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम जो है रिसीव करता है पैनक्रियाटिक डक्ट को, और पैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में जो है अपने जूसेस सिक्रेट कर दे रहा है, साथ ही साथ उसके साथ है बाइल जूस जो लिवर भेज रहा है। तो ये सब जो है ड्यूडेनम में जाके मिल गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो दोनों ग्लैंड्स हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा जो है खुद अपना भी जूस सिक्रेट करता है। तो पूरा जो कंप्लीट डाइजेशन है फूड का वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंच गया, ये क्या करेगा, तो ये जो है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइड सिक्रीट कर रहा है। और जो प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज ये सब एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोऑक्सीपेप्टाइडेज, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जहां भी अमाइलेज आता है आपके दिमाग में आना चाहिए कार्बोहाइड्रेट। तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। सिमिलरली लाइपेज, लाइपेज जो है ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज जो है ये फैट्स डाइजेशन में सहयोग करता है। यहाँ ध्यान रखना बाइल जूस ने बस एमल्सिफाई किया हुआ है, एमल्सिफिकेशन मतलब बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा है, लेकिन लाइपेज कंप्लीट ब्रेक डाउन करेगा। तो लाइपेज जो है वो डाइजेशन करता है फैट्स का। न्यूक्लियस, जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स, तो न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ता है
न्यूक्लियस। तो ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज के जूस हो गए। उसके अलावा जो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ये भी खुद अपना जूसेस सिक्रीट करता है, जैसे कि लैक्टेज, मैल्टेज, बाकी सारे जो मिक्सचर ऑफ जूसेस ये सिक्रीट करता है जो पूरे भोजन को पचाते हैं, कंप्लीट ब्रेक डाउन करेंगे। ये सब मिलकर जो यहाँ पे बेसिक मीडियम क्रिएट करता है ना, जो फूड आ रहा है ना यहाँ पे एसिडिक फूड, एसिडिक फूड को काइम बोलते हैं। पेट में खाना एसिडिक हो गया था तो एसिडिक फूड को जो है काइम बोला जाता है। अब ये काइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया जा रहा है इन सारे जूसेस के द्वारा, और फाइनली कंप्लीट डाइजेशन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो होगा। तो फूड का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है? तो फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होगा। तो हमने दो स्टेप देखा, एक तो इंजेशन, उसके बाद जो है डाइजेशन। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की तरफ जो कि है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? सोखना एक तरीके से। तो जो खाना पचा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव कर, इसके चारों तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं, तो वो खाना मूव कर जाता है कहाँ पे? ब्लड वेसल है। मान लो ये क्या है? ब्लड वेसल है। तो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल में मूव कर जाएगा, इसके चारों तरफ रहता है, ठीक है, नहीं बीच में ये आगे बस नहीं, इसके चारों तरफ ही ब्लड वेसल होगा। तो ये खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल में आता है, तो यही खाने का मूवमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड वेसल में, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन इज अ प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्यों ब्लड वेसल में जा रहा है डाइजेस्टेड फूड? इसलिए जा रहा है क्योंकि ब्लड ही वो चीज है जिसके द्वारा वो हर एक बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जा सकता है। तो ये चीज है। तो डाइजेस्टेड फूड अभी यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, उसको अलग अलग जगह पहुंचा दिया गया। अब पहुंचा दिया गया तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? प्रोसेस by which digested food get absorbed in blood vessel। और हो कहाँ से रहा है? ये एब्जॉर्प्शन होता कहाँ से है? फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता कहाँ से है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा। अब जब खाना एब्जॉर्ब हो गया तो इसके बाद होगा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, खाने का इस्तेमाल। एसिमिलेशन होगा यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, खाने का इस्तेमाल। मेनली खाने का इस्तेमाल होता है इसलिए तो ये एनर्जी वगैरह बनाने के लिए जो इसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रोथ वगैरह मेंटेनेंस वगैरह के लिए यूज किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं एसिमिलेशन ऑफ फूड। अब देखिए कुछ खाना ऐसा तो जो भी हम खाते सब बच गया, कुछ जो है खाना बच गया। अब जो खाना पचा वो तो चला गया ब्लड में, मूव कर गया अलग अलग जगह। जो खाना नहीं पचा वो मूव कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो मोटा वाला नली है इसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी लंबाई है 1.5 मीटर। इधर से क्या? ये असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये जो है डिसेंडिंग पार्ट, उसके बाद ये जो पार्ट होता है इसको रेक्टम कहते हैं। रेक्टम करता क्या है? जो डाइजेस्टेड फूड यहाँ से आएगा वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाते समय इसमें जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। जो भी अगर डाइजेस्टेड फूड में पानी है ना, अनडाइजेस्टेड फूड में जो पानी है, तो अनडाइजेस्टेड फूड का जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है ये कहां से होता है? तो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। तो जो भी अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को सॉलिडिफाई कर दिया जाता है। तो इस तरीके से वो जो सॉलिड है वो यहाँ जाके स्टोर रहेगा रेक्टम में, और फाइनली एनस के द्वारा जो है वो शरीर से बाहर चला जाता है। तो जब शरीर से बाहर निकाला जाता है तो उस प्रोसेस कहा जाता है डिजेशन या फिर डेफिकेशन।
अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल आउटसाइड द बॉडी, इसको बोलते हैं इजेशन या डिफिकेशन, और इस तरीके से पूरा जो है डाइजेशन कंप्लीट होता है इंसानों में। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई की बात करें तो ये लगभग जो हमें 9 मीटर लंबा जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगा। इसी लाइनिंग को कभी गट भी बोलते हैं, बोलते हैं गट फीलिंग आ रही है, तो गट फीलिंग मतलब अंदर से आवाज आ रही है, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल बकल कैविटी से लेकर एनल तक होता है। और ये सब चीज जो हार्बिवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं, हार्बिवोरस मतलब हो गया जो शाकाहारी हैं, तो जो शाकाहारी जीव होते हैं इनमें हम क्या देखेंगे, इनमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो ज़्यादा लंबा होता है एज कम्पेयर टू कार्निवोरस। क्यों ज़्यादा लंबा होता है, तो शाकाहारी जीवों में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो ज़्यादा लंबा इसलिए होता है क्योंकि वो खाते हैं मेनली जो है घास फूस, और प्लांट सेल में पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज को डाइजेशन करने में ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए जो है उनका स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लंबा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे एक जो पार्ट है उसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स करता क्या है, कभी कभी पहले क्या काम था ना इसका कि यहाँ पर जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया से मिथेनोजेंस जो कि डाइजेस्ट करने में सहयोग करते हैं, किसको, सेल्यूलोज को, क्योंकि पहले के लोग जो है मेनली घास फूस ज़्यादा खाया करते थे, ठीक है, जो आदि मानव थे। तो अब हम लोग घास फूस उतना खाते हैं नहीं, तो इसलिए क्या है कि इसका कोई काम है नहीं, तो वैसा ऑर्गन जिसका कोई काम नहीं होता उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो अब ये जो हमारे लिए वेस्टिजियल है, खाना कभी कभी ऊपर न जाके नीचे, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, तो अनडाइजेस्टेड फूड को ऊपर जाना चाहिए और फिर आगे जाके मूव आउट कर जाएगा, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड नीचे की तरफ चला जाता है प्रॉपर फंक्शनिंग ना होने का, और जब नीचे की तरफ चला जाएगा तो यही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में जो है जमा हो जाता है, और जमा हो जाएगा। अब देखो खाना जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है ना, अगर वो शरीर में जमा होता रहा तो वो जहर बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे देखो कि कुछ लोग जब खाना जमा हो तो उसके पेट दर्द वगैरह शुरू हो जाएगा, और इस बीमारी को बोलते हैं अपेंडिक्टाइटिस। तो उसको काट कर जो है हटा दिया जाता है और इस तरीके से उसको ठीक हो जाएगा। अगर फट गया तो ये पूरा इंसान को मार देगा, ठीक है, तो ये सही नहीं होता है। एब्जॉर्प्शन में एक चीज ध्यान रखिए, एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका एक पार्ट है इलियम। तो इलियम में मेनली क्या होता है, इलियम के जो सरफेस हैं इसमें पाए जाते हैं तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसके अंदर जो है कुछ लीफ लाइक या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं विलाई। विलाई करता क्या है, तो विलाई जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है, तो विलाई जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि भोजन जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके, ओके। तो ये मेनली एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है विलाई। इसी में एक और चीज होता है लैक्टील। लैक्टील की बात करें तो मेनली विलाई जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको एब्जॉर्ब करा रहा है। लैक्टील जो होता है ना, ये मेनली फैट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। लैक्टील जो होता है ना, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज, तो विलाई लैक्टील थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से जो डाइजेशन इंसानों में कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, तो रूमिनेंट्स वैसे जीव जैसे कि गाय, भैंस, ये सब होता है ना, क्या करता है, पहले तो खाना खा लिया, उसको जो है स्टमक का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं र्यूमेन, तो उसको र्यूमेन में स्टोर करके रखता है, और फिर जब आराम से बैठा रहेगा तो उस भोजन को वापस लाएगा, चबाएगा, तो इसको बोलते हैं कर्ड। जो चबा रहा है ना खाना, उसको कर्ड बोलते हैं, और फिर प्रॉपर्ली डाइजेस्ट करता है, और फिर जो वापस घोट लेगा, फिर जो है जब प्रॉपर च्यूइंग हो गया तो उसको घोट लेगा, और फिर जो उसको पाचन पूरा किया जाता है। तो इस ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 2 बार फूड को जो है माउथ में ला रहे हैं, इनको कहते हैं हम लोग जो है रूमिनेंट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है डाइजेशन का प्रोसेस शो करता है। तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। अगले टॉपिक हम देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, इंसानों और बाकी जो प्लांट्स हैं इनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है। धन्यवाद।